देखिए ये 12th के असाइनमेंट जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं जिनमें कुछ बहुत थोड़े बहुत डाउट बच्चों ने क्रिएट किया हुआ है ना, मतलब उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक क्या है, न्यूटन पर कूलम है। बताइए यह राशि सदिश है या अदिश राशि है। तो सबसे पहली बात ये कि न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। न्यूटन किसका होता है, आपको ऐसे दिमाग में रखना चाहिए। न्यूटन किसका होता है, फोर्स। कूलम किसका होता है, चार्ज। फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है, मतलब बल बटे आवेश। बल बटे आवेश ये कौन सी राशि है, तो हम ये जानते हैं कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल। हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हमने क्या पढ़ा हुआ था कि किसी भी आवेश की विद्युत क्षेत्र में हम एकांक धनावेश को लाकर रख दें तो वह एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है वह बल क्या कहलाता है, देखो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए Q आवेश पर कितना बल, F, तो हमने बोला था एकांक आवेश पर कितना बल हो जाएगा, तो F अपॉन Q, और इसको हमने क्या राशि का नाम, कौन सी राशि दिया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हुआ F अपॉन Q, और F का जो मात्रक होता है न्यूटन और Q का जो मात्रक होता है वो कूलम। तो ऑब्वियसली आपको ये पता हो जाना चाहिए कि ये जो अपने पास मात्रक है वो किसका होगा, विद्युत क्षेत्र का या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बल एक सदिश राशि है, चार्ज एक मतलब जो आवेश है वो अदिश राशि है। तो यदि हम किसी सदिश राशि में, एक बात ध्यान हमेशा रखिएगा, किसी सदिश राशि में कोई भी अदिश राशि का हम गुणा करते हैं तो वह गुणा करें या भाग करें, अरे भाई गुणा ही होगा, एक बटे चार्ज को ले लेते हैं तो वो अदिश राशि का गुणा हो गया, ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन Q मल्टीप्लाइड बाय F ये। तो हमेशा वो हमको कौन सी राशि में, अच्छा गुणा भी कैसा, डॉट गुणन है ना, तो वो सदिश हमको क्या मिलेगा, सदिश अदिश, देखो डॉट होगा तो अदिश और क्रॉस होगा तो सदिश मिलेगा, ये भी हम पढ़े डॉट में। तो आप ऐसे समझ लो उसको कि यदि हमने इसका भाग किया अदिश राशि का तो वो हमको कैसी राशि मिलेगी, सदिश राशि। हम ये भी जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि होती है, सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि। तो ये हम इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह एक सदिश राशि है और वो जो हमारे पास है, तो आप चाहें तो आपको बोला है 75 से 150 मतलब शब्दों में लिखना है तो आप शब्द को बढ़ा सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को लाने पर वह एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है वह क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। उसका आप बिल्कुल सिंबल लिखिए, ऐसा लिखिए, उसका मात्रक लिखिए, तो आप वो जो क्वेश्चन है उसमें कोई भी नंबर कट होने के चांसेस नहीं होते हैं क्योंकि आपने सारी चीज दे दी, ठीक है। इतना लिखने में आपको मुश्किल से 2 मिनट लगेगा। तो इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है, कौन सा, पहला। अच्छा ये भी बता सकते हैं कि यह कौन सी राशि, चूंकि बल सदिश राशि है और चूंकि बल से ही क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई है, तो अर्थात ये भी सदिश राशि होगी। अब ऐसा नहीं है हमेशा कि कोई सदिश राशि, तो सदिश राशियों का जो डॉट मल्टीप्लिकेशन है वो अदिश भी होता है ना। तो ऐसा मैंने जो बोला है तो आप उसको एकदम कमजोर मत मान लीजिएगा, आप सीधे ये देखिएगा कि ये जो है विद्युत क्षेत्र इसकी एक निश्चित दिशा होती है ना, और इसका अपना परिमाण होता है, तो परिमाण और दिशा दोनों होती है इसकी, इसलिए यह एक सदिश राशि, ठीक है। एक भौतिक राशि का मात्रक फैराड है, तो हम ये फैराड हमने पढ़ा हुआ है। फैराड किसका मात्रक होता है, धारिता, सीधी सीधा, और धारिता C बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं Q अपॉन V, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो ये भौतिक राशि है फैराड की, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, Q अपॉन V, ठीक। तो अब हम यहाँ पर ये जो मात्रक, जिसका मात्रक फैराड है, तो हम बोलेंगे कौन सी भौतिक राशि है वो, तो हम बोलेंगे धारिता, ठीक है। धारिता वह भौतिक राशि है जिसका मात्रक क्या है, फैराड है। इसकी परिभाषा विभिन्न सूत्र लिखिए, चलो ठीक है। इसकी परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो एक फैराड की परिभाषा लिखना है तुमको, एक फैराड कैसे है, तो हम क्या कर देते हैं, एक कूलम, ठीक है, और एक वोल्ट, एक कूलम और एक वोल्ट, दोनों को हम क्या कर दें, 1 कर देते हैं, ठीक है, 1 कूलम, और वोल्ट को क्या कर देते हैं, 1 वोल्ट कर देते हैं, मतलब विभव को क्या कर देते हैं, 1 वोल्ट कर देते हैं।
तो हम ये कहेंगे कि कोई भी ऐसा हमारे पास चालक होगा, कोई ऐसा चालक जिसको 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में कितनी बढ़ोतरी हो जाती है, 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए। ऐसा चालक, मैंने ये समझाया हुआ है, ऐसा चालक जिसको 1 कूलाम आवेश देने पर उसमें यदि 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, उसके विभवांतर में 1 वोल्ट विभव बढ़ जाता है, तो वह जो उसकी जो धारिता होगी वो क्या कहलाएगा, उस चालक की जो धारिता होगी कितनी होगी, 1 फैराड होगी। फैराड की यदि अपन देखें धारिता की परिभाषा, यदि कोई बोलेगा तो धारिता की परिभाषा क्या लिखेंगे, यदि किसी चालक को Q मतलब Q आवेश देने पर, ऐसा लिख सकते हैं, Q आवेश देने पर उसके विभवांतर में, या जितना आवेश देने पर उसके विभवांतर में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, वह क्या कहलाएगा, तो 1 फैराड कहलाएगा। मतलब उतना आवेश 1 फैराड कहलाएगा। ऐसा तो अपन बोल सकते हैं धारिता की भी परिभाषा और फैराड की। तो यहाँ पे चूंकि हमको फैराड की परिभाषा बोला है तो हम क्या करेंगे, 1 कूलाम आवेश देने, मतलब ऐसा कोई चालक उस आकार का होगा, उसकी आकृति, उसका शेप ऐसा होगा कि उसको हम 1 कूलाम आवेश देंगे तो उसके विभवांतर में कितनी वृद्धि होगी, 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाएगी। तो वह जो हमारे पास धारिता, उस चालक की जो धारिता होगी वो कितनी कहलाएगी, 1 फैराड कहलाएगी। अब इसकी परिभाषा हो गई, ठीक है, ये हमने अभी परिभाषा पढ़ा। विमीय सूत्र निकालना है, तो चलो देखिए विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। तो Q का विमीय सूत्र क्या होता है, सीधे सीधे मैं लिख रहा हूँ, आप जानते हैं क्या, I = होता है क्या, आवेश प्रवाह की दर, ठीक है। तो Q क्या हो जाएगा, I T क्या है, समय, आवेश प्रवाह की दर, धारा, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। I का मात्रक A, T का मात्रक T, तो ये AT हो गया। अब ये वोल्टेज क्या होता है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। वोल्ट क्या होता है, तो हम बोलते हैं कार्य, मतलब एकांक धनावेश पर किया गया कार्य, ये विभवांतर कहलाता है, ठीक है। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो mL2T-2 आप लोग जानते हैं, ठीक है। और Q का मात्रक मतलब Q का विमीय सूत्र क्या होता है, AT, इसको ऊपर लेकर चले जाइए तो ये क्या हो जाएगा, देखो। तो हमारे पास थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, ये जो हमारे पास ये आ जाएगा, ये 80 ऊपर चला जाएगा ना, तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए यहाँ पर, इसको मैं ऐसे रख देता हूँ, क्या कर दूँ यहाँ पर, ये 80 है, अच्छा इसको ऐसे रख देते हैं ना, ये हमारे पास V हो गया, इस V का पूरा मान यहाँ रखा mL2T- और यहाँ पर ये क्या हो गया, AT जब ऊपर जाएगा तो A का स्क्वायर हो जाएगा ना, T का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये M ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, N-1, ये L ऊपर जाएगा तो L-2। अब ये T जब देखो, ये T कैसा है, तो 1/T, ये ऊपर चला जाएगा तो T⁴, ठीक। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, ये इसका सूत्र हो गया, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। इसके बाद अपन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है ना, के प्लेटों के बीच वायु है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, वायु या निर्वात है, ठीक है, वायु या निर्वात है, ठीक। एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी धारिता हम जानते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, A/D। ये कितना दिया हुआ है, 10 माइक्रोफैरड दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको ये दिया हुआ है, ठीक, और क्या बोलता है कि इनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, मतलब ये जो D है ना, अब यहाँ पर ये दूरी को हमने क्या कर दिया, आधी कर दिया, D/2 कर दिया। तो देखिए हमारे पास जो नई धारिता आ जाएगी वो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ε0A/D/2 ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोलता है कि उनके मध्य परावैद्युतांक, मतलब ये हमने परावैद्युतांक रख दिया। मैं आपको जब मैंने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक बताया था, तब मैंने आपसे कहा था कि ये किस पर निर्भर करता है, उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर। यदि इस दूरी को हम कम कर देंगे, देखिए आप यहाँ पर भी देखिए, यदि दूरी को कम कर दिया जाए तो ऑब्वियसली उसकी धारिता क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है।
तो वो किस पर निर्भर करती है, तो उनके बीच दूरी पर निर्भर करती है। आप ये देख रहे हैं कि हम इन दोनों के बीच की दूरी कर रहे हैं, दूरी को कम कर रहे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी को कम कर रहे हैं, ना कि इस प्लेट के क्षेत्रफल को कम या ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखिए प्लेट के क्षेत्रफल पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो रही है, हमने सिर्फ इन दोनों के बीच की दूरी को कम किया है। तो दूरी कम किया है तो सिर्फ इसमें अंतर आएगा, इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, क्षेत्रफल a ही रहेगा, d/2 हो जाएगा। और ऊपर से मैंने आपसे क्या कहा था कि जब वायु निर्वात होता है तब हमारे पास क्या होता है, उसकी जो धारिता है वो ये होती है, लेकिन जब कोई माध्यम रख दिया जाए के परावैद्युतांक माध्यम का, तब उसकी धारिता क्या होती है, K/C। आप लोग पिछली क्लास में जब मैंने पढ़ाया हुआ है तो आप उसमें देख सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, K/C मतलब व्हाट, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, εA/d, क्योंकि परावैद्युतांक माध्यम रख देने पर इनके बीच जब हम परावैद्युतांक माध्यम रख देते हैं तो हमारा जो पोटेंशियल है, ये वाला पोटेंशियल इन दोनों के बीच जो विभवांतर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये कम हो जाने से उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जो नई धारिता है वो क्या कितनी बढ़ जाती है, K गुना बढ़ जाती है। कितनी गुना, K गुना बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पर चूंकि दो चीजें हो रही हैं, हमने दूरी भी कम कर दिया, दूरी आधी कर दी, और साथ में एक परावैद्युतांक माध्यम भी रखा जिसका मान कितना है, 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हम क्या कर देंगे, K जो होगा वो इस तरह से कर देंगे। तो हमारे पास देखिए ये K का मान कितना दिया हुआ है, तो एक परावैद्युतांक का माध्यम दे दिया उसने 5। ठीक है, अभी देखिए मैं बता रहा हूँ इसमें, हाँ यहाँ पर क्या बोल दिया उसने, 5 परावैद्युतांक माध्यम हो गया, और ये आधी दूरी हो गई। ये दूरी देखो, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू अब क्या हो जाएगा, K/0 A इंटू डी। अब ये देखिए ये एग्जैक्टली है क्या, ये इसका मान कितना दिया हुआ है, 10 माइक्रोफैरड दिया हुआ है। अब देखिए K का मान कितना दिया हुआ है, तो K का मान 5 दिया हुआ है, और इसका मान कितना दिया हुआ है, 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये माइक्रोफैरड, तो 5 गुनी क्या हुआ, 10 गुना 10 माइक्रोफैरड, मतलब ये जो है इसकी जो धारिता है कितनी है, 10 माइक्रोफैरड। अब इसकी जो धारिता है वो कितनी हो गई, तो 10 गुना 100 माइक्रोफैरड, ये जो नई धारिता बन गई है ना। अर्थात हम आंसर्स को क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से लिख सकते हैं कि यदि हम क्या करते हैं, ये जो समांतर संधारित्र है उसकी दूरी को आधी कर देते हैं और उसके मध्य के परावैद्युतांक माध्यम का एक परावैद्युत माध्यम रख देते हैं, तो उसकी जो धारिता है वो कितनी बढ़ जाएगी, तो 10 गुना बढ़ जाएगी। क्या हो जा रही है, 10 गुना उसकी धारिता बढ़ जा रही है, एक चीज। दूसरा आप क्या लिख सकते हो भाई कि उसकी धारिता कितनी, उसकी जो नई धारिता है वो कितनी हो जाएगी, 100 माइक्रोफैरड। कितनी हो जाएगी, 100 माइक्रोफैरड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर को लिख सकते हैं। ठीक, तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए लेकिन इसके लिए। ठीक है, और उसी कंसेप्ट से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो आप अपने शब्दों में भी लिखेंगे कि यदि हमने क्या किया, उनकी दूरी को आधी कर दी जाए। ठीक है, यदि दूरी को आधी कर देंगे तो दूरी आधी करने पर कितना बढ़ जा रहा है, देखो यदि सिर्फ दूरी आधी करते, K परावैद्युतांक मैं नहीं रखता, सिर्फ दूरी आधी करता, तो क्या होता, दूरी आधी करने पर इसका जो धारिता है वो कितना बढ़ता, 2 गुना बढ़ गया। ठीक है, चूंकि 5 परावैद्युतांक माध्यम का हमने क्या रख दिया, एक परावैद्युत माध्यम रख दिया, तो इसने क्या किया, 5 गुना और बढ़ा दिया। तो 2 गुना पहले से बढ़ गया, जब दूरी कम की तो 2 गुना बढ़ गया, और फिर 5 परावैद्युतांक माध्यम डाल दिया, तो 5 दूनी 10, 10 गुना उसकी धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो धारिता 10 गुना बढ़ जाएगी। आपको ये आंसर में लिखना है। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, चलिए तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में सभी को डाउट है, बंद करिए। तीसरा क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा गॉसियन प्रमेय पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये है कि बल रेखाएं किस तरह से जाएंगी, सीधी सी बात है भाई, ये चार्ज आवेशित चार्ज प्लेट है। ठीक है, तो बल रेखाएं, अच्छा इसमें ये ऋणावेशित भी हो सकता है, धनावेशित। तो हम धनावेशित चार्ज लेकर चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ से यदि हमने इस प्लेट को धनावेशित किया हुआ है तो बल रेखाएं कैसे जाएंगी, इससे कोई भी प्लेट होगा उससे बल रेखाएं ऐसे ही जाएंगी इस तरह से, ये बल रेखाएं। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक बिंदु आवेश रखा हुआ है, तो इस बिंदु आवेश पर देखिए ये एक बिंदु आवेश है, धनावेश। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया था, एक इस तरह से, क्योंकि हमको क्या करना है, इस पर क्या निकालना है, इस बिंदु पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया था, यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं कि ये इससे r दूरी पर है, तो चित्र आपको ऐसे ही बनाना है, बल रेखाओं का जो चित्र है वो ऐसे ही आपको बनाना है। ठीक है, ये इस तरह से, आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये कौन सा है, तो गॉस के नियम से ठीक है, अनंत एक समान आवेशित अनंत क्षेत्रफल की चादर के लिए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना। ठीक है ना, यही वाला ये डेरिवेशन है। आपको चित्र बनाना है तो बल रेखाएं आपको ऐसे ही देनी होंगी, इस तरह से निकलेंगी, क्योंकि देखो एक समतल चादर है, आवेशित चादर है, तो उससे बल रेखाएं कैसे जाएंगी, ऐसे ही जाएंगी। ठीक है, तो ये बल रेखाओं का, ये हमारे पास क्या है, ये चार्ज, इस पर ये बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस पर बल किधर लगेगा, इधर लगेगा। कितना बल लगेगा, तो हम बोलेंगे Q इंटू E। इस पर चार्ज कितना है, हमने बोला Q। बात समझ में आ रही, तो इसके कारण, इस Q के कारण ये इसकी क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा किस पे, इस चार्ज शीट में, कि मतलब ये आवेशित चादर के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसको हमने नाम दिया E। अब ये कितना होगा, तो हम ये निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये हमने निकाला हुआ है। किस पे निकाला हुआ है, तो इसके इस माध्यम से हमने निकाला हुआ है। तो आप पूरा का पूरा वाला डेरिवेशन जो मैंने गॉस के एप्लीकेशन, मतलब गॉस का अनुप्रयोग में मैंने आपको बताया हुआ है, वो सारा का सारा आप इसमें देखिए। तो इसमें जो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि बिंदु आवेश से निकलकर आवेशित प्लेट के पृष्ठ तक जाने वाली विद्युत बल रेखाओं का, अच्छा एक बात और, जैसे आवेशित प्लेट मैंने क्या कहा, पहले तो ये इस तरह से होगा, ठीक है ना, तो आप यदि इससे लेंगे बिंदु आवेश से, तो बिंदु आवेश जो है इसके पास इतनी मतलब स्ट्रेंथ नहीं होती है कि इसके विद्युत क्षेत्र को ये क्या कर सके, रिपेल कर सके या उसको, तो सीधे डायरेक्ट इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। कौन सा, अच्छा चाहे तो आप इसको ऐसा निकाल सकते थे कि भाई इसका अपना बिंदु आवेश का अपना क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र होगा, या फिर अपन इसका अपना एरिया होगा, तो ये इसका एरिया है। ठीक है, तो ये इस तरह से अपन दिखा सकते थे। ठीक, इससे अपने पास बल रेखाएं होंगी तो ये ऐसे जाएंगी इस तरह से, तो ये बल रेखाएं देखो ये भी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये ऐसे चले जाएंगी थोड़ा सा, मतलब यहाँ पर इस तरह से ये थोड़ा सा रिपेल होकर के ऐसे जा सकती हैं, यहाँ पर ये विद्युत बल रेखाएं रिपेल होकर ऐसे जा सकती हैं। इस तरह से आप दिखा सकते हो चित्र में, ठीक है ना, इस तरह से ये इसको रिपेल कर रही है थोड़ी सी, ये इधर से इसको रिपेल कर रही है। बट आई थिंक इसमें जो हमने जो उसमें बनाया हुआ है चित्र गॉसियन थ्योरम में, वो चित्र ही काम आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसमें वो चित्र बना सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से चित्र बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यदि आवेशित आपकी जो आवेशित चादर हम जो ले रहे हैं उसको यदि हम ऋण आवेशित लेते हैं, तो ऋण आवेशित लेंगे तो यहाँ पर जो बिंदु आवेश होगा उससे जो रेखाएं जाएंगी, मतलब इससे जो अपने पास रेखाएं जाएंगी वो कैसे जाएंगी, देखो यहाँ पर हमको मालूम है ऋण आवेश पर क्या होता है, बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इस तरफ धन से ऋण की ओर आती है, हम पढ़ चुके हैं। तो ये इस पर एक बल लगेगा जिसको हम बोलेंगे QE। तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरीके से दिखा सकते हैं, इस तरह से ऋण आवेश से दिखा दीजिए चित्र दो बना सकते हैं। एक ये चित्र जो है, आपको जो चित्र पूछा हुआ है वो एक चित्र आप ऐसा बना सकते हैं, एक सिंपल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा चित्र आप इस तरह से बना सकते हैं, यदि आप ऐसा लिख करके, यदि
क्या हो, चादर ऋणावेशित हो तो बल रेखाएं कहाँ से जाएंगी, बिंदु आवेश से कहाँ किसकी ओर जाएंगी, ऋणावेशित की ओर जाएंगी। कौन है रे? तो यहाँ पर आप जो चित्र है वो इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। और फाइनली जो डेरिवेशन है वो आपको डेरिवेशन क्या करना है, तो गॉसियन प्रमेय वाला ही डेरिवेशन कंप्लीट करना है। आप चाहें तो दो तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, एक ये वाला हो गया, तो यहाँ से बल रेखाएं कैसे जाएंगी, तो अपन ये ऐसे बता सकते हैं, ये इस तरह से है ना, ये इस तरह से ऐसे बना लीजिए ये, क्योंकि अब ये याद रखिएगा बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, तो ध्यान से बनाइएगा। ये इस तरह से आप बता सकते हैं, इस तरह से, ठीक। तो ये बल रेखाएं जो होंगी ये बिंदु आवेश से इस तरह कहाँ जाएंगी, इधर। इस पर जो बल लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस दिशा में, क्योंकि वो उसको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बल रेखा चूंकि ये इसका विरोध करेंगे, इसलिए आप इसको ऐसा बना सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बिंदु आवेश है प्लस बिंदु आवेश, तो ये इस तरह से आप, भाई इसका कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस तो होगा ही, तो आप ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि इसकी बल रेखाओं को ये क्या करेंगे, अपोजिट मीन्स रिपेल करेंगे, है ना। रिपेल करेंगे तभी तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, याद रखिएगा। और इधर बल रेखाएं ऐसी जाती है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर बल रेखाओं को कर्व कर दीजिएगा ऐसे, इस तरह से। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से, मतलब चूंकि ये यहाँ पर बल रेखाओं को ये क्या है, क्योंकि इसको रिपेल करेगा, यहाँ पर जो बल है वो कितने बल से रिपेल करेगा, तो हम बोलेंगे इतने बल से उसको प्रतिकर्षित करेगा। तो आप इस तरह से बल रेखाएं खींच के बता सकते हैं एक प्रॉपरली, ठीक है। तो पहला वाला मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर है, पहले क्वेश्चन के आंसर को ये दो चित्र बना करके आप दिखा सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक। अच्छा, इसमें बल रेखाएं भी चारों तरफ जाएंगे इस तरह से, तो ये चूंकि इसको आकर्षित करेगा तो ये ऐसे भी ले जा सकते हो, ऐसे ले जा सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से आपको यहाँ पर लेके जाना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है प्लस से माइनस की ओर बल रेखाएं जाती हैं, ठीक। इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। तो एक तरीका ये है, दो चित्र आप बना सकते हैं, एक चित्र ये और एक चित्र ये। जब जो चादर है आवेशित चादर है वो धनावेशित हो तब ये चित्र बनेगा इस तरह से। देखो ये बल रेखा, इसको क्या करेंगे, इसकी बल रेखाएं आपकी कुछ ना कुछ होंगी, ठीक है, कुछ ना कुछ इसका प्रभाव होगा, तो इसकी बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी कि ये क्या करेंगे, इनका इफेक्ट ज्यादा है, ये विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा, तो ये क्या करेंगे, इसको ऐसे रिपेल करेंगे, किधर, इस डायरेक्शन में, इस पर एक फोर्स लगाएंगे जो कि इधर होगा। इज दैट क्लियर? तो तीसरे में आप ये दो चित्र, तीसरे का जो पहला वाला आंसर होगा वो ये होगा, ये दो चित्र होंगे। दूसरे वाले आंसर में वो गॉस के नियम का आपको क्या लगा देना है, वो वाला जो तुम्हारे एप्लीकेशन का जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है ना, जो मैंने आपको करवाया हुआ है। और जो नए स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता है वो लोग मेरे पुराने वीडियो में जाकर देखेंगे, जिसमें मैंने गॉस के नियम के एप्लीकेशंस बताए हुए हैं, है ना। उसमें जाकर के आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है, गॉस के नियम के अनुप्रयोग मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आप उसमें कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक दिया हुआ है वायु और निर्वात में क्या रखा हुआ है, एक क्यू पी बिंदु पर एक आवेश रखा हुआ है धन आवेश 2 माइक्रोकूलम का, और क्यू बिंदु पर एक आवेश रखा हुआ है ऋण 2 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। 2 माइक्रोकूलम मतलब हमने ये तो एक चीज कंफर्म है कि 2 माइक्रोकूलम का मतलब सीधी सी बात है 2 गुना माइक्रो मतलब 6 कूलम कितना, ठीक है। 10 सेंटीमीटर ये रखा हुआ है, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये आप सीधे सीधे बोल सकते हैं जो हमारे पास इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर बोले तो उसको मीटर में हम चेंज करेंगे। मैं बोला बार बार कि यूनिट हमको एक ही रखना है, और हम किसमें एसआई यूनिट में काम करते हैं। तो एसआई यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर ना होकर के मीटर होती है। तो 10 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 गुना 10 में ऋण 2 की घात मीटर। बस समझ में आ रही है? अच्छा, ये ऐसा क्यों लिख दिया मैंने, डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट नहीं लिखा, एग्जैक्टली होता क्या है। तो हम बोलेंगे कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर बराबर कितना, 1 मीटर, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/100 मीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, तो 5 कितना 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर बराबर 10/100। जो मीटर ऐसा लिख सकता हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई, 1/100 मतलब कितना, 10 पे ऋण
2 की घात, या इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 100 मतलब 10 से 2 की घात, इसको जब ऊपर ले जाऊंगा तो ऋण 2 की घात मीटर। ठीक है, तो वैसे ही 10 सेंटीमीटर की बात आएगी तो 10 गुना 10 की घात 2 मीटर, ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो वैसे ही वही किया हुआ है। ठीक है, अब क्या बोलता है कि उसके मध्य बिंदु पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहाँ पर, यहाँ पर। अब जब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात आती है तो मैं बार बार उस समय भी, जब भी मैंने आपको पढ़ाया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो उस समय भी मैंने आपसे कहा था कि किसी भी आवेश के कारण किसी बिंदु पर हमें यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो वहां हमेशा क्या मानकर चलेंगे, एकांक धन आवेश को मानकर हम चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसने मध्य बिंदु पर बोला, ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस दूरी पर हमने क्या मानकर चला, किसके कारण, इस 2, क्योंकि अब देखो ये सीधी सी बात है, एक चीज और बता दो कि ये जो है चूंकि +2 माइक्रोकूलम, देखो इसका परिमाण बराबर है और दोनों आवेश कैसे विपरीत आवेश हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या है, द्विध्रुव। क्या है ये, द्विध्रुव। ठीक है, इस द्विध्रुव के कारण मध्य बिंदु पर जो अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है, उसको हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया, धन। ठीक, धन, एकांक धनावेश मान लिया, एकांक धनावेश हमने मान लिया, या इसको परीक्षण धनावेश मान लिया। अब इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, P के बिंदु P पर रखे, इस धनावेश के कारण उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो हमने बोला EP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1/4πε0, ये क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 अपॉन, है ना, Q/r² मतलब 5 × 10⁻⁻2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻²। जैसे कि इसको इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 किया ना, तो वैसे ही 5 सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए इतना करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसके कारण देखो, अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी दिशा क्या होगी, तो इसकी दिशा हमारी होगी इधर, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, P से Q की ओर होगी। वैसे यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर ये देखो, ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तो यहाँ पर भी दिशा क्या होगी, P से Q की ओर। तो हम यहाँ पर कुल यदि निकालना चाहेंगे तो ये भी देखो, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P के कारण क्या होगा, दिशा क्या होगी, P से Q। ठीक है, P से Q। वैसे ही EQ के कारण, ड्यू टू EQ क्या हो जाएगा, 1/4πε0, ये वही रहेगा सेम, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻6, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो r² होता है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, हमको मालूम है 1/4πε0 Q/r। ये वाला Q कौन सा, तो जो जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल रहे हैं वो वाला। ठीक है, किस बिंदु पर निकाल रहे हैं, तो हम बोले मध्य बिंदु पर निकाल रहे हैं। मध्य बिंदु पर निकाल रहे हैं तो भैया टोटल दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो आधी दूरी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को यदि मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा r², तो भैया इन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, तो 5 सेंटीमीटर होगी, उसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये मीटर में चेंज हो गया, वो r² हो गया। इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, दोनों की दिशा क्या है, सेम है भाई, ये वाला भी इधर ही, इस पर इसके कारण जो लग रहा है वो भी इधर ही है, और इसके कारण मतलब यहाँ Q पर रखे आवेश के कारण जो लग रहा है EQ, है ना, वो भी क्या है, सेम डायरेक्शन में। जब दोनों एक ही दिशा में है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल जो हो जाएगा E टोटल बराबर क्या हो जाएगा, EP प्लस EQ। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक, तो अब हमारे पास फाइनली कितना हो जाएगा भाई, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो आप क्या कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिए, एक का आप मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा, इसका मान कितना है भाई, तो 9 × 10⁻9। ठीक है, 2 × 10⁻⁻6 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 5 × इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 कितना हो जाता है 25, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक, -4 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करें, इसको कैलकुलेट कर लें, और जितना भी आएगा वो क्या हो जाएगा, ई टोटल। ठीक है, ये आप निकाल सकते हो कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन कर आप कर सकते हैं इस कैलकुलेशन को, नहीं करना है उन तक
नहीं कर पाएंगे तो आप ये देखो 9 और ये 4 13, 13 में से 6 जाएगा तो 10 में 7 की घात, ठीक है, और ये 25 है, 9 में 18 दूनी 36, ये गुना 10 की घात 7/25, आप ऐसा कर सकते हैं। तो टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो भी आएगी आप उसको कैसे बताएंगे, न्यूटन पर कूलम्ब, ये इसका मात्रक भी लिखेंगे। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि दूरी आपकी क्या हो जाएगी, यदि मध्य बिंदु पर निकाल रहे हैं अपन, ठीक है, तो मध्य बिंदु पर हम क्या करेंगे, दूरी आधी हो जाएगी। और आपको ये चेक करना है कि भाई सीधी सी बात है, ये प्लस है तो यहाँ पर हम एकांक धनावेश की बात करते हैं। मैंने बोला था किसी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किसी भी आवेश के कारण निकालते हैं किसी भी बिंदु पर, तो उस बिंदु पर हम हमेशा क्या मानकर चलते हैं, क्या कंसीडर करके चलते हैं कि वहां पर क्या रखा है, एकांक धनावेश रखा हुआ है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर एकांक धनावेश है, तो ये धनावेश इस धनावेश पर क्या करेगा, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, ये ऋणावेश इस धनावेश पर क्या लगाएगा, आकर्षण का बल लगाएगा। दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो आप डायरेक्शन सेम होगा तो ये दोनों के दोनों, चूंकि दोनों के बीच की दूरी समान है, ठीक है, दूरी समान है तो दोनों के दोनों इक्वल है, तो आप इसको या तो आप ऐसा कर सकते हो, दोनों को ऐड कर सकते हो। तो मैंने वही काम किया है, दोनों को ऐड किया और 2 का गुणा कर दिया। ये या तो आप PQ रख सकते हो या EQ रख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। तो भाई स्ट्रेंथ तो वही होगा और उसका क्या कर देंगे हम, गुना डबल कर देंगे। तो आप उठा के वैल्यूज पुट कर दीजिए, जो भी आएगा है ना, कैलकुलेशन आपको इतना आना चाहिए, नहीं आएगा तो ये का असाइनमेंट बनाने का कोई मतलब नहीं है। यदि आप बोलोगे तो इसके आंसर्स को अपन चेक करेंगे, आप मुझे ये करके देंगे, ठीक है। चलिए बनाना कैसे अभी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि यहाँ पर इन दोनों आवेशों के बीच क्या रख दिया उसने, ऋण। देखो दिशा समझ में आ गई, तो पहले में दिशा आपको बकायदा लिखनी है। दिशा क्या होगी, पहले में P से Q की ओर होगी, P से Q की ओर, देखो दोनों की, है ना। अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या बोला उसने कि यदि हमने उस बीच में परीक्षण धनावेश जो है ये यहाँ पर QR है ना, ये जो है वो कितना है 1.2 ऋण करके रखना है ना, इंटू 10 to the power -9 कूलम्ब रख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर उसने क्या किया, अभी हमने क्या किया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी तो हमने एकांक धनावेश की कल्पना की। अब हमको क्या निकालना है, बल निकालना है। क्या निकालना है, बल। क्या है इसमें, परीक्षण धनावेश तो बल का मान व दिशा, बल का मान व दिशा। तो ये आवेश हमने इसके बीच में रख दिया। अब इस पे बल, तो देखो ये चूंकि ऋण है, ठीक है, और ये क्या है, धन है, ये इसको क्या करेगा, आकर्षण। सीधी सी बात है, एकदम सिंपल, सादे दिमाग में सोचो, ज्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल देखो ये ऋण है और ये धन है, तो ये इसको इधर आकर्षित करेगा। तो बल का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इधर होगा। किधर होगा, Q से P की ओर। हम इसको लिख देते हैं QP, ऐसा Q से P की ओर होगा, ठीक है, ये बल, ठीक, Q से P की ओर होगा, ऐसे मैंने ले लिया। वो बल कितना लगेगा तो मालूम है, बल कितना होता है, तो Q इंटू E, है ना। ये Q, ये वाला Q कौन सा है, ये वाला, उठा के मान रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए ये इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, तो देखो ये ऋण है, ये भी ऋण है, तो ऑब्वियसली अच्छा दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो हम बोलेंगे भाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगा ये भी, और ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो बल कहाँ लग रहा है, ये ऋण है, ये ऋण है, तो ये बल किधर लगेगा, इसी डायरेक्शन में। दोनों की डायरेक्शन सेम है, अर्थात यहाँ पर भी बल की डायरेक्शन होगी जो होगी वो कितनी होगी, तो हमने बोला ये इस तरह से, ठीक। अब दोनों बल कैसे हैं, एक ही दिशा में है, दोनों बल एक ही दिशा में है, तो आप इसको देखो दोनों को क्या कर दें, ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, तो टोटल बल जो हो जाएगा और उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, Q से P, और आप सीधे इधर 2 गुना कर देंगे, 2 गुना Q इंटू V, ऐसा करेंगे। भाई सीधी सी बात, दोनों को ऐड कर दो। तो भाई दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये भी ऐड हो जाएंगे, तो Q इंटू E डायरेक्ट आप पुट कर सकते थे। देखो क्या हो जाएगा, F, इसका डायरेक्शन Q से P की ओर, Q से P की ओर, इस डायरेक्शन में, क्योंकि देखो ये इसको, ये धन है, इसको आकर्षित करेगा, ये ऋण है, इसको, क्योंकि यहाँ पे भी ऋण है तो प्रतिकर्षित करेगा। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गुना Q का मान कितना, ये दिया हुआ है, रख दीजिए आप 1.2 इंटू 10 to the power -9
-9, ठीक है, -9 है ना। और ई कितना हो जाएगा, तो ई का मान हमारे पास देखते हैं, ई का मान ई कितना हो जाएगा भाई, तो ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 क्यू, ये जो है क्यू की जगह क्या है 2 × 10⁻⁻⁶, देखो इसके कारण है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 × 10⁻²⁵ का वर्ग। जस्ट इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किया है वही ई का मान यहाँ पे रखते हुए, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ई का मान रख दिया हमने, क्या रख दिया 2 × 1.2 × 10⁻⁹ है ना, और ये माइनस चार्ज है तो माइनस अब चाहो तो रखे, नहीं तो अभी हमने केवल क्या लिया है, इसका परिमाण बस लिया है, ठीक है, परिमाण लिया है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू ई का मान, तो ई का मान में ये रख देते हैं, ई के मान ई तो यही रहेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ हो गया। अच्छा इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁶, ठीक है, अपॉन क्या है 5 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ठीक है। तो वही चीज हो जाएगी, देखिए यहाँ पर ये -9 से +9 खत्म हो गया, ठीक है। अब अपने पास क्या आ जाएगा, तो ये 1 2 18 9 दूनी 18 दूनी 36 है ना, और गुना 1.2 है ना, और यहाँ पर अपने पास ये जब ये ऋण है ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻, भाई ये ऋण ऊपर जाएगा, ये 10 में 2 की घात है वो ऊपर जाएगा, 2 की घात तो ऊपर जाएगा, तो ये 2 की घात हट जाएगी इसमें से, तो ये हो जाएगा 4 -4, और ये 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व कर लेना, तो आपको क्या मिल जाएगा, F मिल जाएगा, जिसका डायरेक्शन क्या होगा Q से PQ हो जाएगा, ये बल मिल जाएगा आपको, और दिशा हमेशा क्या हो जाएगी इसके विपरीत। अच्छा यदि इसको माइनस लेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा बल, तो बल विपरीत दिशा क्यों, तो हमेशा याद रखिएगा बेटा कि जो हमारे पास द्विध्रुव है, द्विध्रुव की दिशा हमेशा क्या होती है प्लस से, मतलब यहाँ से, अच्छा माइनस से प्लस की ओर होती है, ठीक। तो यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं आप कि इसकी जो दिशा, बल की जो दिशा होगी, यहाँ पे बकायदा लिखेंगे बल की दिशा क्या होगी Q से P की होगी, Q से P की ओर होगी, ये ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या होगा, ये 4th क्वेश्चन होगा, ठीक है। मैंने आपको एकदम शॉर्ट और हिंट करके बता दिया है, तो आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। आपको ये इसको सॉल्व करना है, इज दैट क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है, 5वें नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बिंदु आवेश के कारण किसी भी एक विभव है ना, बिंदु आवेश का विभव, मतलब ये हमारे पास कोई बिंदु आवेश है, इसके कारण इस r दूरी पर विभव क्या हो जाता है भाई, यहाँ पर r दूरी पर विभव, तो 1/4πε0 Q/r, ये ठीक है ना। और क्या बोला है उसने, द्विध्रुव के, मतलब एक विद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण विभव में 2 अंतर लिखिए। चलिए एक विद्युत द्विध्रुव है ना, ये हमारे पास मान लो -Q, और ये हम क्या लेते हैं +Q लेते हैं, ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसके कारण किसी बिंदु पर r दूरी पर विभव, वो हमने निकाला था, वो कितना मिलता है भाई, तो 1/4πε0 2p अपॉन क्या मिल जाता है हमको r, अपन ऐसा लेते हैं ये, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए कि पहला वाला हम देखते हैं, तो यहाँ पर ये जो विभव है दोनों पर क्या है, यदि हम यहाँ पर r² और l² आता है तो यहाँ r² हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बिंदु आवेश के कारण जो विभव है वो किस पर निर्भर करता है, तो देखिए यहाँ पर 1/r, इस पर जो विभव है वो किस पर निर्भर करता है, 1/r पर निर्भर करता है। यहाँ पर विभव किस पर निर्भर करता है, देखिए द्विध्रुव के कारण जो विभव है वो किस पर निर्भर करता है, तो 1/r² पर, ठीक है। आप एक अंतर लिख सकते हैं, पहला अंतर ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पर विभव 1/r के अनुक्रमानुपाती होता है, यहाँ पर 1/r² के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर यहाँ पर विभव किस पर निर्भर करेगा, उस आवेश पर निर्भर करेगा, उस बिंदु आवेश की आवेश पर निर्भर करेगा कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, और यहाँ पर वो किस पर निर्भर करेगा, उसके द्विध्रुव आघूर्ण पर निर्भर करेगा, P इस पर 2qL पर निर्भर करेगा, ठीक है ना, उस पर निर्भर करता है। ये दूसरा अंतर हो गया, ये पहला अंतर,
ये दोनों में पहला अंतर, ये दूसरा अंतर। तीसरा अंतर कि इसके कारण जो विभव है, इसके कारण इस बिंदु आवेश के कारण विभव का मान जो होगा वो ज्यादा होगा अपेक्षाकृत इसके कारण विभव के मान से। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, कारण किसी बिंदु पर विभव, विभव क्या, विभव क्या है, उस बिंदु की स्ट्रेंथ जिस बिंदु पर हम विभव निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ होगी, है ना, विभव क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, उस विभव का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। दूरी अपन समान लेते हैं, यहाँ पर भी r दूरी, यहाँ पर भी r दूरी लिया, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसके अपेक्षा यहाँ पर स्ट्रेंथ कम होगा। विभव का मान, इसके कारण विभव का मान ज्यादा होगा, इसके कारण विभव मतलब द्विध्रुव के कारण उस दूरी पर विभव का मान क्या होगा, कम होगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऐसे तीन अंतर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ये विभव क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ पर विभव कैसा होगा। ये देखो, मैं द्विध्रुव है ना, तो द्विध्रुव को अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। तो द्विध्रुव है तो अपन इसको द्विडी लिख देता हूँ, चलो सब है ना, ये भी द्विध्रुव, ठीक है। तो इसके कारण ये इस पर निर्भर करता है, ये इस पर निर्भर करता है, ये क्या होगा, कम होगा उस बिंदु पर, उतनी दूरी पर ये इसमें विभव का मान कम होगा, इसमें अधिक होगा। इस तरह से तीन अंतर आप दे सकते हैं। आपको दो अंतर पूछा है, मैंने तीन अंतर बताया। उसके बाद क्या कहता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, अच्छा अब यहाँ पर क्या है, ये r दूरी पर, मतलब यहाँ पे मैंने बोला इस मध्य बिंदु से हमने क्या किया, r दूरी पर, देखो ये हमने लिया था 2l, ठीक है। तो ये डेरिवेशन मैंने आपको अपने वीडियो में बताया हुआ है। जो दूसरे क्वेश्चन, उसी का दूसरा जो भाग है, इसमें 5वें नंबर का क्वेश्चन का जो दूसरा भाग है, ठीक है, वो डेरिवेशन मैंने आपको बताया हुआ है। सो प्लीज वो डेरिवेशन को आप क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे। किसी भी अक्षीय स्थिति में, है ना, अक्षीय स्थिति में, द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। ये मैंने आपको बिल्कुल बताया हुआ है, तो आप वो पूरा का पूरा उसमें आंसर लिख सकते हैं और उसको आप एक बार अच्छे से स्टडी करेंगे तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो गए, सॉल्व हो गए। आई थिंक अब आपको कोई डाउट नहीं होगा और आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए।